प्रोग्राम में आज डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ मेरे साथ मौजूद है। ही इज़ अ पीडियाट्रिशियन। इसके साथ साथ हमारे साथ प्रोग्राम में अजीमुल्लाह खान मौजूद हैं। इनका ताल्लुक जो है वो होप डेयरी से है। ही इज़ अ मार्केटिंग मैनेजर। इनसे भी आज हम बात करेंगे कि जो डाइट होती है छोटे बच्चों की, जो टॉप फीड बनती है, इससे क्या फ़ायदे होते हैं या फिर खुदा न खास अगर आप बच्चों को एक्सेसिव अमाउंट में दे रहे होते तो क्या नुकसान होते हैं। वार्मली वेलकम इन द प्रोग्राम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं अजीम साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बच्चों के लिए बात करने जा रहे हैं और जो बच्चों की डाइट होती है ये हमेशा एक कन्फ्यूजन रहता है माओं के दिमाग में भी, और वैसे भी जो मदर्स होती हैं, दादियाँ, नानियाँ, सब परेशान रहती हैं कि छोटे बच्चों को कौन सी डाइट दी जाए। तो टॉप फीड का कॉन्सेप्ट अभी आया है। पहले ज़माने में तो बच्चों को जो है वो टॉप फीड के अलावा और चीज़ें दी जाती थी, तो आप इसके बारे में ज़रा बताइएगा डॉक्टर साहब। बहुत अच्छा टॉपिक है, उस पर डिस्कशन करना भी चाहिए, क्योंकि जहाँ तक ताल्लुक़ है माओं का, आजकल की माओं को जो हम देख रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। आजकल टोटली कम्प्लीटली माओं को एक पेरीनेटल, जब प्रेग्नेंट होती हैं जब भी दिमाग में होता है कि हम किस तरह बच्चों को स्टार्ट ऑफ द डे से टॉप फीड्स दें। इसी तरह जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं, हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट भी हैं, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड बात कर रहा हूँ। ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ट्रेंड बन गया है कि टॉप फीड की डिमांड सबसे ज़्यादा बढ़ गई है और वो अल्टरनेटिव फीड कहलाई जाती है। बट हमारे पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन में एक लॉक लगाया हुआ है कि जिस पे एक बैनिंग ऑफ टॉप फीड्स हैं कि टॉप फीड नहीं देना है। और मदर फीड पे क्या वजह है डॉक्टर साहब, क्यों नहीं दे सकते? देखो फला कि बहुत क्रूशल स्टेजेस में होता है। दो चीज़ें देखो, एक पीडियाट्रिशियन हो के और एक माँ हो के सोचने का थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है। जैसे हम अगर किसी इलेक्टेड बॉडी में जाके बैठते हैं तो वो वहाँ पे एक बात होती है कि नहीं, मदर फीड की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, वही ज़्यादा बेहतरीन है, अवलीन है। लेकिन यहाँ पे एक इशू बनता है कि माँ का फीड नहीं आ रहा होता, और ये बहुत एक जनरल तरीका, हमारे घरों में भी एक प्रॉब्लम हो रहा होता है, माँ को दूध नहीं आ रहा होता। तो व्हाट टू डू? तो एक ये बड़ा क्रूशल स्टेज है। हम अपने जो सीनियर्स हैं, बॉसेस हैं, उनको भी पूछ रहे होते हैं कि इसका क्या ऑल्टरनेटिव वे है। कह रहे ये ऑफ द स्क्रीन ऑन द स्क्रीन वाली बातें। तो ऑफ कोर्स जो बैन है उसकी बैन है, उस पर आप प्रमोट नहीं कर सकते। ऑल्टरनेटिव फीड देखो सुन्नत के तरीके के हिसाब से जो है वो तो रज़ाई मदर है, जो रिदा जो होता है जी जी। कि आप दूसरी माँ को ढूंढें, ठीक है, पैसे दे के इनके जो मिल्क होता है उससे आप उनका बच्चे मिल्क की दें, जो उसका जो न्यूट्रिशनल अजरा होता है वो आप दे के आप मिल्क को दें। जो बहुत सारे यूएई में या सऊदी अरब में ऐसा रिवाज है जिसमें ऑल्टरनेटिव मदर को हायर किया जाता है। ये डेवलप कंट्रीज में भी होता है डॉक्टर साहब? डेवलप कंट्रीज में भी होता है। वहाँ पे डेवलप कंट्रीज में तो एक होता है कि डोनर एरियाज हैं, डोनर सेटअप्स हैं, जहाँ पे माँ का फीड जिनका ज़्यादा है वो वहाँ पे आके दे रही होती है, डोनेट कर देती हैं। जिनकी माँ की डेथ हुई भी होती है या जिन माता को फीड नहीं आ रहा होता, वहाँ से वो डोनेशन कलेक्ट करते हैं और वो अपने बच्चों को पिला रहे होते हैं। नोबडी नोज कि वो किसका दूध है। यहाँ पे एक रज़ाई मदर का एक कॉन्सेप्ट है कि उनकी जो बड़े बच्चे होते हैं उनके साथ शादी नहीं हो सकती, और थोड़ा सा इस्लामिक वे में, वैसे तो इस्लामिक वे में यही तरीका अपनाया गया है पुराने वक्तों में, लेकिन हमारे अभी वक्त में कुछ पेचीदगियाँ बहुत ज़्यादा हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मैं ऑल्टरनेटिव फीड ये कहता हूँ कि अगर आपको माँ का दूध नहीं अवेलेबल हो रहा तो गो टुवर्ड्स बकरी का दूध। इट्स सिमिलर, उसके प्रोटीन्स लेवल बहुत कम है, लैक्टोज का इंटॉलरेंस बहुत कम है, जो मदर के फीड की कंसिस्टेंसी है वही ज़्यादातर बकरी के दूध की होती है। तो अल्टरनेटिव वे में डॉक्टर साहब मसला ये भी है ना कि हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, बकरी का दूध काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है, तो ये भी तो एक इशू आता है हमारे यहाँ। ऑफ कोर्स यही एक इशू मैंने देखा ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो मदर फीड है, जिसको एक फ्री ऑफ कॉस्ट आता है, ऑलवेज वार्म होता है, ऑलवेज इसकी अवेलेबिलिटी होती है। लेकिन स्टिल वही वाली बात के ट्रेंड सेटअप हो गया है, या फिर माँ का दूध कम हो गया है, या फिर हमारी सोच में नीयत ख़राब होती है, तभी अल्लाह ताला जो है दूध प्रोड्यूस नहीं करवाता। यही वाली बात है कि ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं होता। दूसरा एक तरीका ये होता है कि बच्चा ज़्यादातर दूसरों के गोद में ज़्यादा पल रहा होता है, माँ के कैंगरू पोजीशन पे नहीं होता, सीने पे नहीं होता, जिसकी वजह से भी दूध एनहांसमेंट नहीं होती है। ओके, ये बहुत अच्छी आपने बात कही कि ये बहुत न्यू भी है बात कि अगर माँ से बच्चा दूर रहेगा तो उसकी प्रोडक्शन ऑफ मिल्क डेफिशिएंट हो जाएगी, राइट? दिस इज साइकोलॉजिकल इफेक्ट। ऑफ कोर्स आप देखें ना, ऑक्सीटोसिन एंजाइम दूर रह के तो बच्चे में आपको डेवलप नहीं होगा ना। तो अब जब तक ये कैंगरू पोजीशन नहीं होगा, एक तो बच्चा यहाँ पे टेम्परेट कंट्रोल रहता है, दूसरा यहीं से ऑक्सीटोसिन एंजाइम रिलीज होता है, दूसरा बच्चा मदर की जब बॉन्डिंग पे होता है
उस बॉन्डिंग की वजह से दूध जो है ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और बच्चा सकिंग भी सीखता है इसी तरह, ओके, उस वार्मथ की वजह से। बिल्कुल एक्सीलेंट। और मिल्क टाइम ज्यादा थोड़ा हाँ। डेफिशिएंट होता गया। पहले ये होता था कि माँ जो है वो पूरा टाइम अपने बच्चों को देती थी उनकी डाइट और उसकी पूरी जो कायनात होती थी उसके बच्चे होते थे। अब माँ की जो आधी कायनात है वो उसका मोबाइल फोन हो चुका बिल्कुल हो गया, है। सोशल मोबाइल फोन में वो जो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम और ये सब चीज़ें, और फिर वैसे भी आपने जिस तरह बात की कि अब जो है वो दौर जदीद के अंदर माँ और बाप मिल के काम कर रहे हैं तो बच्चे थोड़े से निगलेक्ट हो रहे हैं। तो आपको मैं अपने प्रोग्राम के तवज्जो से ये बात कहूँगी अपने व्यूअर्स को कि बच्चों के जो मिनरल्स और वाइटामिन होते हैं उनका ख्याल आप उनकी बिल्कुल यंग एज में, लाइक जब वो ग्रोथ उनका स्टार्ट होता है 1 ईयर में ही रखें ताकि उनके अंदर कोई एक वाइटामिन की भी डेफिशिएंसी ना हो जाए। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब इसके बारे में? बिल्कुल, ऑफ कोर्स। माँ देखें, मैं एक प्रोग्राम, बड़ी कंपनी के साथ एक प्रोग्राम में शामिल हूँ जिसको कहते हैं 1000 डेज ऑफ लाइफ, और वो बहुत सालों से मैं इसके साथ प्रोग्राम में हूँ। तो 1000 डेज स्टार्ट होते हैं फर्स्ट डे ऑफ लाइफ ऑफ प्रेगनेंसी से लेकर 2 इयर्स ऑफ लाइफ ऑफ अ किड। इसमें माँ, बच्चा और यूट्रस, इसको हम तीनों को डेवलप करके चल रहे होते हैं। जब बाहर बच्चा आता है तब भी इसको बहुत सारी रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं। अब वो आपके पूरी 100% माँ में से नहीं मिल सकते क्योंकि माँ की डाइट बहुत अच्छी नहीं है, प्लस साथ में हम ऑर्गेनिक फूड नहीं खाते हैं, नॉन ऑर्गेनिक फूड खा रहे होते हैं। बताएगा कि अगर जैसे बच्चा जो होता है 2 इयर्स तक तो उसकी ग्रोथ हो रही होती है, उसकी इम्यूनिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती, 1 to 2 इयर्स के दरमियान बच्चा मतलब वो अपने प्रोसेसिंग में होता है, टीथिंग भी तभी हो रही होती है। तो उस पीरियड में, उस सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के अंदर बच्चे के लिए कौन से मिनरल्स और विटामिन ज़रूरी हैं जो माँ से बच्चे को नहीं मिल रहे, उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मिल रहे होते हैं या उसकी बॉडी को खुद प्रोड्यूस करने होते हैं? अच्छा, बर्थ ही हम आजकल स्टार्ट कर देते हैं विटामिन डी। विटामिन डी कुछ अरसे बाद 15 डेज 20 डेज, 1 महीने बाद जो है हम स्टार्ट करते हैं विटामिन, जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है। ये बच्चे की डेवलपमेंट में हिस्सा होता है। विटामिन डी, सी, ए, आप इसको एक्सटर्नल दे सकते हैं? एक्सटर्नल बिल्कुल हम देते हैं क्योंकि उससे बच्चे की ग्रोथ करवाते हैं। दूसरा, आजकल के जो अभी इस टेनोर में, इस पूरे डिकेड में देखो तो मोस्ट ऑफ द किड्स जो बच्चे पैदा होते हैं वो 2.5 किलो तक के पैदा होते हैं, जिसमें जो हमें इसकी IUGR कहते हैं, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेड ज़्यादातर बच्चे होते हैं जो डेफिनेशन में आते हैं। उन बच्चों को हमें बाद में मिनरल ऑयल्स भी यूज़ करने पड़ते हैं कि इसकी वेटेज और इसकी ग्रामेज बढ़ा के मसल्स को बढ़ाया जाए कि इसका वेट बढ़े। विटामिन्स, मिनरल ऑयल्स, इससे हम डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ करते हैं। साथ में माँ को बहुत हाई इंटेंसिटी ऑफ सप्लीमेंट्स जैसे कि ये जो हुब डेरिस है वो हम माँ को भी इस्तेमाल करवाते हैं। अच्छा, क्योंकि वो प्रेगनेंसी में भी यूज हो सकता है, लैक्टिंग मदर में भी यूज हो सकता है, और फिर बच्चों में भी 2 इयर्स 1.5 साल के बाद यूज कर सकते हैं। तो दोनों तीनों लोगों में ये यूज कर सकते हैं जिसमें एक इफादियत है और विटामिन एंड मिनरल्स है। जितना हाई विटामिन और मिनरल्स जाएगा माँ के दूध के अंदर इतना ही बच्चा ग्रो अप जल्दी करेगा। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर फर्स्ट करो माँ का दूध है और माँ कई दफ़ा सप्लीमेंट्स नहीं ले सकती है तो हम दूसरा तरीका होता है, बच्चा बहुत लो बर्थ वेट का होता है तो हमारे पास एक प्रोडक्ट आती हैं जो नई रिसर्च है दुनिया में, वो है ह्यूमन मिल्क फोर्टिफायर्स, जो माँ के दूध का अंदर, माँ का दूध निकाल के उसके अंदर ये ह्यूमन मिल्क फोर्टिफायर्स मिलाते हैं जिसके अंदर प्रोटीन्स और हाई विटामिन होते हैं और वो हम बच्चों को, न्यूनेट्स को दे रहे होते हैं। उससे हम बच्चे की, जी बिल्कुल, 1 किलो 1.5 किलो 2 किलो के बच्चों को दे रहे होते हैं जिससे हम वेटेज को बढ़ाते हैं और श्योरिटी से वो वेट बढ़ाते भी हैं और वेट डेवलप भी होता है। और हमारी क्लिनिक्स में ऐसे बच्चे आ रहे होते हैं हॉस्पिटल में, ताहिर मेडिकल सेंटर में जहाँ पर मैं क्लिनिक करता हूँ, वहाँ पे आ भी रहे होते हैं और प्लस साथ में हम उसको डेवलपमेंटल ग्रोथ भी डेवलप कर रहे होते हैं। ओके, दैट्स एक्सीलेंट। हम इसके ऊपर मजीद बात करेंगे, मिनरल्स और विटामिन की जो डेफिशिएंसी होती है, इसकी इंपॉर्टेंस जो होती है, कितनी ज़रूरी होती है छोटे बच्चों के लिए। पर ब्रेक की जाने चलते देखते रहिए एडवाइस ऑनलाइन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बात कर रहे थे बच्चों की डाइट और उनकी न्यूट्रिशन के हवाले से, और बच्चों के लिए डाइट में क्या इंग्रेडिएंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, मिनरल्स, विटामिन्स। हम हमेशा बात करते हैं बच्चों बड़ों की कि बच्चों के लिए जो है वो कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। बड़ों के लिए भी हम बात कर रहे होते हैं कि विटामिन सी और डी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर इतना ही इंपॉर्टेंट जो है छोटे बच्चों के लिए भी होता है। और डी जो होता है, विटामिन डी, इसकी इफादियत तो इतनी ज़्यादा है कि इसको इम्यूनिटी बूस्टर कहा जाता है। डॉक्टर इब्राहिम हमेशा हमें बताते रहते हैं कि विटामिन डी की क्या इफादियत होती है, छोटे बच्चों के लिए कितना इंपॉर्टेंस रख रहा होता है। पर यहाँ पर कंफ्यूजन आता है कि क्या छोटे बच्चों के लिए विटामिन टॉक्सिसिटी तो क्रिएट नहीं करेंगे। हम ये सोचते हैं कि जब हम एक्स्ट्रा विटामिन ले रहे होते हैं किसी भी फूड के थ्रू या फिर हम डाइटरी सप्लीमेंट्स के थ्रू, तो ये हमारे जिस्म के अंदर जाके टॉक्सिसिटी का भी बाइस बनते हैं। सो डॉक्टर साहब से मज़ीद क्लियर करते हैं कि क्या छोटे बच्चों को एक्स्ट्रा मिनरल्स और विटामिन देने की वजह से टॉक्सिसिटी तो नहीं हो सकती,
टॉक्सिसिटी। डॉक्टर साहब, क्या छोटे बच्चों को जब हम बात करते हैं, हम जब कोविड आया तो आप हमेशा हमें विटामिन डी की बड़ी बात करते रहे कि विटामिन डी इज़ अ बूस्टर ऑफ इम्यूनिटी, और बहुत सारी चीज़ें हैं, विटामिन सी के बारे में बात करते रहे, पर हम छोटे बच्चों के लिए थोड़ा इस टॉपिक पर कम बात की हमने कि विटामिन डी छोटे बच्चों के लिए कितनी इंपॉर्टेंस रख रहा होता है। दूसरा इसी के साथ ही क्वेश्चन अराइज होता है कि डी जो है क्या टॉक्सिसिटी तो नहीं क्रिएट करेगा? हर ड्रग टॉक्सिसिटी करती है, इसमें विटामिन भी कर सकती है। अगर आप मैं कहूँ कि खाने पे ले लें, अगर रोज़ के मैं 4 पराठे खाना शुरू कर दूँ, रोज़ ज़्यादा प्रोटीन्स खाना शुरू कर दूँ, रोज़ ज़्यादा चावल खाना शुरू कर दूँ, वो भी टॉक्सिसिटी कर देगा। तो हमेशा लेवल और हमेशा कैलोरीज और हमेशा इसकी जो मिलीग्राम पर केजी होता है उसके हिसाब से विटामिन दिए जाते हैं। अब बच्चों का एक जो डोज है, जैसे विटामिन डी का एक कतरा देना है, विटामिन ए के 5 ड्रॉप्स देना है, विटामिन सी के 5 ड्रॉप्स देना है। तो ये ड्रॉप्स 5 से 6 आहिस्ता आहिस्ता होंगे जब एज बढ़ती रहेगी। ये न्यूनेट की बात है, न्यूनेट से बढ़ता रहेगा। जब जब एज बढ़ेगी उस हिसाब से हम विटामिन का डोज बढ़ाते हैं। एक पहले बच्चा ड्रॉपर्स में होता है, ड्रॉपर से स्पून पे, हाफ स्पून पे आता है, फिर फुल स्पून पे आता है, फिर टेबल स्पून पे आता है। एक और चीज़ आपसे सवाल पूछना है कि हम लोग बच्चों को रिकरेंटली टेस्ट नहीं करवा रहे होते, यानी कि हम लोग निगलेक्ट कर रहे होते हैं कि विटामिन डी कितना है जिस्म के अंदर, या फिर सी कितना है, या फिर HP कितना है। तो छोटे बच्चों, अगर वो सेहतमंद भी है बच्चा, मतलब अच्छा है, खेल रहा है और उसको बीमारियां भी कम लग रही हैं, तो क्या रिकरेंट उसके टेस्ट करवाना ज़रूरी है? ऑफ कोर्स नहीं। कि जब अगर फर्ज करो एक नॉर्मली हम टेस्ट करवा रहे होते हैं, जो हीमोग्लोबिन देख रहे होते हैं, वो बहुत हमारे मुल्क में आयरन और जिंक की बहुत ज़्यादा कमी है, इसी तरह आयोडीन की कमी है, जिस तरह विटामिन डी की कमी। तो बार बार हर चीज़ का टेस्ट नहीं होता, सिम्टम्स देखने होते हैं। सिम्टम्स के लिए आपको हमेशा कंसल्टेंट के साथ विजिट करना है, कंसल्टेंट के साथ अटैच रहना होता है। लोग क्या करते हैं, घर में होम ट्रीटमेंट, होम मेडिसिन, बाहर के मुल्कों में आप देखें तो हमेशा छोटे बच्चों के लिए होम्योपैथिक की दवाओं को बहुत ज़्यादा कहते हैं कि फादियत रखती हैं और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? होम्योपैथिक के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं मालूम, क्योंकि मैंने ना ट्रेंड हुआ हूँ ना इसके बारे में पढ़ा, लेकिन जब जहाँ मैंने चीज़ें देखी हैं वहाँ मैंने कभी एक्सपीरियंस कोई अच्छा नहीं पाया है। वो इसकी कोई रिसर्च नहीं है। अगर आप इसके ड्रग्स को आप पढ़ते हैं तो उसकी कोई रिसर्च इन साइंस नहीं है। वो बस कहते हैं कि मीठी गोलियां खा लो। जैसे कुछ मेडिसिन ऐसी होती है कि दांत निकलने वाली होती हैं, लेकिन उसमें अगर पढ़ो तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अब कैल्शियम कार्बोनेट तो हम यूज़ करते हैं जब नेफ्रोटिक सिंड्रोम में बच्चा होता है तो उसमें यूज़ कर रहे होते हैं। हम नॉर्मली कैल्शियम ग्लूकोनेट यूज़ कर रहे होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। तो बहुत बड़े डिफरेंस है ये। तो ये जो टैबलेट्स होती हैं जो कहते हैं कि ये गोलियां खिला दें हम, तो हम इनको मना करते हैं कि यार ये तो किडनी के लिए दी जाती है, जब किडनी में इश्यूज़ बन रहे होते हैं तो आपको कैल्शियम ग्लूकोनेट देना है। तो आप ये लोग समझते नहीं हैं, लोग अपनी मर्ज़ी से चला रहे होते हैं जो ट्रेंड में चले जा रहा है। और लोगों का कॉन्सेप्ट भी है कि अगर ये दवाई देंगे तो बहुत आसानी से दांत निकले। दांत निकलना तो एक नॉर्मल प्रोसेस है और उसमें दर्द भी होगा, नेचुरल फिनोमेना है दर्द होने का। बच्चा डायरिया भी होगा, जिससे क्यों होगा, नॉन इन्फेक्टेड डायरिया होता है, जिसमें बच्चा मुंह में बहुत सारी चीज़ें इरिटेबिलिटी के साथ ले रहा होता है और इसी से ही जो है वो डायरिया, वॉमिटिंग्स और इस तरह हो रहा होता है। तो लोग समझते हैं कि दांत निकलने की वजह से डायरिया हो रहा है, लेकिन ऐसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। डायरिया हमेशा इन्फेक्शन की वजह से होता है। दूसरा, विटामिन की टॉक्सिसिटी कब होती है? जब हम बहुत ज़्यादा दे रहे होते हैं। अब फर्ज करो कभी कभी कुछ बच्चों का ये होता है, कुछ माओं का ये होता है कि हम कुछ सिरप इस्तेमाल करते हैं। सिरप का टेस्ट जो है सार टेस्ट होता है, खट्टा होता है। कुछ माएँ जो हैं वो यूज़ करती हैं जो गम्स होती हैं या जेलीज होती हैं विटामिन की। आजकल जो नया ट्रेंड निकला है उसको हम बहुत इख्तलाफ करते हैं उसके लिए, इसलिए कि उस गम्स में जो है सबसे ज़्यादा शुगर कंटेंट होता है और वो बनाई जाती है टॉफ़ी या स्वीट्स की टेस्ट के हिसाब से। अब वो जब आप देते हैं तो उसकी अगर डोज 1 जेली है तो बच्चा 4 जेलियां खा लेता है। वहाँ विटामिन टॉक्सिकोसिस होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो ये बहुत ज़्यादा समझना है कि वो विटामिन जो हैं वो टॉक्सिक कराएगा। आप सिरप फॉर्म में लेंगे, प्रॉपर डोज के हिसाब से लेंगे तो आपके बच्चे की नशोदनमा में फ़ायदा होगा। बच्चा आपकी चीज़ें इसकी टॉक्सिसिटी में नहीं जाएंगी। ओके। और दूसरा जो है, हीमोग्लोबिन लेवल जब कम होता है तो आपको सिम्टम्स मिलते हैं कि बच्चा भूख नहीं लगती है, बच्चा एनोरेक्सिक हो जाता है, बच्चा इरिटेबल हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। तो आपको फ़ौरन नोट करना चाहिए कि विटामिन हीमोग्लोबिन कम हो गया। बच्चा कई दफ़ा ऑक्सीजनेशन कम हो रही है, स्किन में पैचेस पड़ रहे हैं, दांतों में से ब्लीड हो रहा है, विटामिन सी कम हो गया। आंखों में थोड़ा सा कमी हो रही है, आंखों में थोड़ा सा नज़र में, विटामिन ए कम हो गया।
फिर विटामिन ई, स्किन खुरदुरी हो रही है, स्किन में कोई प्रॉब्लम्स हो रहा है, इची स्किन हो रही है, विटामिन ई। ठीक है। फिर होता ये कि 1 साल तक तो फिर भी इतना मालूम नहीं होता कि बच्चों को किस चीज़ की कमी है। फिर जैसे जैसे ग्रोथ होनी, हड्डियां बढ़ना शुरू होती हैं, जब मसल्स ग्रोथ होना शुरू होते हैं, तो फिर उस वक्त सिम्टम जाहिर होना शुरू हो जाते हैं कि बच्चे के अंदर विटामिन डी की कमी हो रही है, तो विटामिन सी की कमी हो रही है, या फिर कोई और एलिमेंट की कमी हो रही है, तो ये बाद में ही जाहिर होता है। तो उसके हवाले से फिर आप लोग डाइटरी सप्लीमेंट्स बना रहे होते हैं और बच्चों को वो इस एडिशनल अमाउंट में दे रहे होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी स्पेशलिटी जो है वो एस्मा भी है, आजकल सर्दियाँ भी आने वाली हैं, सो क्या कहेंगे आप छोटे बच्चों को, अगर बिल्कुल छोटा बच्चा 1 मंथ का है और उसका चेस्ट हल्का फुल्का ख़राब होना शुरू हुआ है, तो उस वक्त क्या एहतियाती तदाबीर अख्तियार करना ज़रूरी है? पहले तो हल्का फुल्का ख़राब हो तो आपको पहले कंसल्टेंट के पास जाना है। अच्छा, फौरी तौर पे आपने जाना है, घर में आपने नहीं ट्रीट करना? जनरल फिजिशियन के पास नहीं जाना होता, जनरल फिजिशियन खराब करके ही भेज रहे होते हैं कंसल्टेंट के पास। ओके। कई दफ़ा ये अमाउंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, क्योंकि जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं, वो छोटी सी दवाएं लिख देते हैं अपनी कैबिन्स की, साथ में फिर बच्चा जो है जब हमारे पास आ रहा होता है तो ना कोई एक्सरे किया होता है, ना टेस्ट किया होता है, प्लस साथ में फिर हम जब अपने पास, मेरे पास 5 दिन 6 दिन बाद आते हैं और फिर टेस्ट करवाएं या एक्सरे करवाएं तो पता चले नमूनिया के पैच आ गए। तो आपको शुरू से ही कंसल्टेंट के साथ विजिट पे रहना है, कंसल्टेंट की राय लेते रहना है, कंसल्टेंट के साथ हमेशा अटैच रहना है। जो आपके बच्चों का डॉक्टर है, जब जिसने बचपन से उसको देखा है, या उन डॉक्टर के पास जाएं जिनकी स्पेशलिटी में अस्थमा, एलर्जीज़ हो या नमूनिया को ट्रीट करते हो, न्यूट्रिशन वाले हैं तो न्यूट्रिशन वाले के पास जाएं। जिस तरह आप गाइडेंस दे रहे होते हैं, आप लोगों से मशवरा लें कि कहाँ जाना चाहिए, तो यू कैन बी अ बेटर चॉइस कि आप बता सकते हैं कि कहाँ भेजें। डॉक्टर साहब, एक्चुअली आजकल जो प्रैक्टिस मैं देख रही हूँ माओं की, तो बच्चों का जो हल्का फुल्का चेस्ट ख़राब होता है तो वो घर में नेबुलाइज कर लेती हैं कि हम जो ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं वो दे दिए, या फिर आपको कोई सोल्यूशन दे दिया जो डायलेशन के लिए इम्पोर्टेंस रख रहा होता है। इसके बारे में आप ज़रा बताइएगा, क्या हमें वेज़ोडाइलेशन करवाना या ब्रोंकोडाइलेशन करवाने के लिए कैन वी गिव द ड्रग्स बाय नेबुलाइजेशन? बिल्कुल आप दे सकते हैं, ये तो कोई मना ही नहीं है। और स्टीम कितनी ज़रूरी है छोटे बच्चों के लिए? देखिए, एक हमेशा पैरामीटर देखो, अस्थमा या नमूनिया की पैरामीटर्स हैं। इसमें एक अगर ट्रायंगल बनाओ तो उसमें एक लिखा हुआ है मेडिसिन, एक तरफ लिखा है न्यूबुलाइजेशन, एक तरफ लिखा है स्टीम एंड चेस्ट फिजियोथेरेपीज। तो नमूनिया को इसी तरह ट्रीट करना है कि मेडिसिन भी देनी है, न्यूबुलाइज भी करना है, स्टीम भी देनी है और चेस्ट फिजियोथेरेपी भी करनी है। अच्छा, मेडिसिन में एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करना ज़रूरी है छोटे बच्चों के लिए? ऑफ कोर्स नहीं, आपको हमेशा एंटीबायोटिक्स को अवॉइड करना चाहिए जहाँ तक अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, हमारे यहाँ फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट और चॉइस जो है, जनरल फिजिशियंस जो हैं वो सबसे ज़्यादा चॉइस जो है उनकी एंटीबायोटिक्स होती हैं, जो डायरेक्टली जो है वो एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं। और हमारे लिए सबसे बड़ा दरपेश मसला ये होता है कि अगर जब हम एंटीबायोटिक्स पे रखते हैं तो आगे जाके एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती हैं। और लास्ट वक्तों में आपने देखा था कि XDR इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा थे, XDR टाइफॉइड, XDR UTI, XDR गैस्ट्रो, के वो ड्रग्स काम ही नहीं कर रही हैं जो हम पुराने वक्तों में काम कर रहे थे। अब डायरेक्टली हमें डालना पड़ता है 4th जनरेशन 5th जनरेशन पे ड्रग्स पे डालना पड़ता है। वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक अलमिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि हम ट्रीट कैसे पे करें। और इसके बाद भी हमारे पास ड्रग्स नहीं है। अब क्या हुआ कि XDR टाइफॉइड जो था उसमें एक ड्रग थी एजिथ्रोमाइसिन, वो सेंसिटिव आ गई। अब हमारे 90% डॉक्टर्स ने क्या करना शुरू किया कि जब कोई भी मसला है एजिथ्रोमाइसिन लिख दो। अब ये आगे जाके रेजिस्टेंस जो है कि हमारे पास लोगों को बताने के लिए और डॉक्टर्स को बताने के लिए है कि आगे हमारे पास कोई ड्रग्स नहीं है, क्योंकि सेंसिटिविटी और ड्रग्स आ ही यही रही है कि लास्ट ऑप्शन ऑफ ड्रग सिरप में आता ही है कि एजिथ्रोमाइसिन है। अब आप बार बार अगर वही लिख देंगे तो रजिस्ट हो जाएगा। अगर हमारी ये नस्ल, अगर इस डिकेड की नस्ल भी अगर ये इस पर रजिस्ट हो गई तो हम आगे काम नहीं कर सकेंगे। है डॉक्टर साहब, हम बात करेंगे थोड़ा थायराइड पर भी, कि थायराइड जो है वो भी बहुत ज़्यादा बच्चों में पाया जाता है और उसकी जो अलामतें होती हैं वो एक आम बंदा नहीं समझ सकता। तो ज़रा अलामतें भी बताइएगा कि छोटे बच्चों को क्या सिम्टम्स आ रहे होते हैं। बड़े लोगों में तो ऑब्वियस ही बात है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, आपकी हार्ट बीट फास्ट हो रही है, स्वेटिंग हो रही है, या फिर आपका वेट बहुत कम हो रहा है हाइपर थायराइडिज्म में, यस, और हाइपो के अंदर आपका वेट बढ़ रहा होता है। तो छोटे बच्चों के अंदर क्या सिम्टम्स आ रहे होते हैं? बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है जिस पे लोग मैं कहता हूँ कि कराची के 90% डॉक्टर्स इस पे बात ही नहीं करते और डॉक्टर्स इसको तवज्जो ही नहीं देते। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको ये देखना है कि जेनेटिकली अगर माँ को थायराइड है, स्पेशली हाइपर है,
वो देखना है कि हाइपर अगर है और हाइपर की मेडिसिन ले रही है, तो बच्चा जब पैदा होगा तो हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से पैदा हो सकता है। दूसरा, अगर बच्चा माँ अगर दवाई नहीं ले रही है, माँ को सिर्फ हाइपोथायरॉयड है, तो बच्चे के कुछ चांसेस हैं हाइपोथायरॉयड के आगे जाके बनने में। ओके डॉक्टर साहब, इसको और मैं थोड़ा एलिब्रेट करके बताना चाहती हूँ कि वो माएँ जो अपनी प्रेगनेंसी के दौरान हाइपर या हाइपोथायरॉयडिज्म की हाइपोथायरॉयडिज्म की मेडिसिन ले रही हैं, तो उनके बच्चों पे बहुत इफेक्ट हो सकता है। यानी कि अगर हाइपर थायरॉयडिज्म है किसी माँ को और वो उसके लिए ड्रग्स ले रही हैं, तो उसके बच्चे को हाइपो हो सकता है, यानी कि थायराइड उसका जो हार्मोन से डिक्रीज हो सकते हैं। बिल्कुल एक्सीलेंट डॉक्टर साहब, फिर से एक्सीलेंट बात यह है कि यहाँ पे सबसे बड़ा रोल गायनेकोलॉजिस्ट का आता है कि गायनेकोलॉजिस्ट इन चीज़ों को वजाहत करे और वो चीज़ पैरामीटर को न्यूनेटोलॉजिस्ट को या जो बच्चा चेकअप कर रहा है या जो कंसल्टेंट है उसको बात बताए। डॉक्टर साहब, ये सारी जिंदगी के लिए रहेगा फिर हाइपो? बिल्कुल नहीं, ये वाला टेम्परेरी होता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट ज़्यादा हैं। अब इसमें बच्चा सबसे बड़े तो बच्चा पैदा जब होगा हाइपोथायरॉयड की वजह से, तो बच्चा कोर्स क्राई के साथ पैदा होगा, बहुत वीक क्राई होगी, जो इसकी डेवलपमेंटल है वो थोड़ी सी डिले होगी। अंदर जब हाइपो के साथ हाइपर माँ होगी और हाइपो के साथ पैदा हो रहा होगा, तो अंदर IUGR होने का खतरा ज़्यादा है। कोर्स स्किन के साथ पैदा होगा, फिर इसकी जो डेवलपमेंट है वो बहुत डिले होगी। इसमें स्पेशली बोन्स की ग्रोथ बहुत डिले होती है। इंटेली जो है बहुत डिलेड बंद होता है हाइपो में। ओके। फिर साथ में जो है आगे जाके जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो होते हैं मेंटली साइकोमोटर सिम्टम्स। कई दफा इतने तक डायग्नोज नहीं होता, 5 साल 6 साल 7 साल तक, कि बच्चा जब हमारे पास आ रहा होता कोई अक्लमंद कंसल्टेंट के पास, वहाँ वो डायग्नोस होता है कि यार ये तो थायराइड था, इसको तो पहले ट्रीट कर लेते तो इसकी तो मेंटल लेवल बेहतर हो जाता। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जब हम ट्रीट करते हैं तो कई दफ़ा वो चीज़ें रिवर्सिबल होती हैं और रिवर्स हो जाती है। लेकिन काफ़ी अर्से बाद, कभी 10-12 साल बाद भी थायराइड का टेस्ट किसी ने नहीं कराया तो वो चीज़ तो पहुँचती ही नहीं है हम तक, और कई दफ़ा तो साइकोमीटर या मेंटली रिटार्डेड तक पहुँच जाते हैं। अब ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन ने लास्ट फ्यू टेनोर्स में बहुत ज़्यादा काम किया इस पे, थायराइड पे, कि हर बच्चा जो है जो भी पैदा हो उसके कुछ दिनों बाद थायराइड का टेस्ट कराना ज़रूरी है, क्योंकि प्रोलॉन्ग जॉन्डिस के साथ थायराइड का ताल्लुक है। जॉन्डिस बहुत लंबा जो होता है उसका थायराइड है। कॉन्स्टिपेशन का ताल्लुक बहुत बड़ा थायराइड के साथ है। अब कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, लोग दवाइयों पे दवाइयाँ दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे थायराइड भी हो सकता है। लोग ये नहीं देख रहे कि हर्शबंग डिजीज़ हो सकता है। तो कुछ लोगों को तो आगे ट्रीटमेंट करने का तवज्जो ही है। फल कि एक और डिटॉर्शन हमारे जो मुल्क में है ना, ये है कि डॉक्टर्स हजरात जो है आगे पढ़ते नहीं हैं, रिसर्च नहीं करते, लेक्चर्स नहीं लेते, ना सुनते हैं, ना किताबें पढ़ते हैं। कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां किताबें निकालती हैं कि यार नई रिसर्च पढ़ो, नई चीज़ें, और बड़ी ईजी लैंग्वेज में लिखी भी होती हैं, वो तक पढ़ने का उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि उनको देखना है 50-50 100 पेशेंट देखना है, तो टाइम तो बचता नहीं है। तो लोगों को नई तजुर्बे सुनने चाहिए, नए चीज़ें सुननी चाहिए, नए तजुर्बे पे अमल करना चाहिए। मैं आपको बताया ना कि मेरे पास 2-2 महीने 3-3 महीने का फीवर लेके आ रहे होते हैं, नोबडी केयर्स कि यार हो सकता है इसको मलेरिया हो, मलेरिया को ट्रीट करो। टेस्ट करवा रहे हैं, पता चल रहा है 60% टेस्ट तो नेगेटिव आते हैं मलेरिया के, और ट्रीट देते नहीं। मैल प्रैक्टिस क्यों है? इसलिए है कि एजुकेशन लेवल इज़ हायर साइड पे। एजुकेशन लेवल मैंने आपको कहा ना, लोग पढ़ते ही नहीं है, ना इंटरेस्ट है पढ़ने का। तो एक ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर है, क्योंकि उनको अगर बहुत ज़्यादा पेशेंट देखना है तो उसके बाद टाइम नहीं बचता। और जब आपको एक वैसे दुनिया में अगर देखें तो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम्स के लिए, हर लाइसेंस एग्ज़ाम्स के लिए आपको लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए लाइसेंस एग्ज़ाम्स, वो आप रिन्यू नहीं हो सकता। हमारे यहाँ ऐसा कानून नहीं है। अगर लाइसेंसिंग एग्ज़ाम शुरू हो जाए, ऑटोमेटिकली जो है वो सब पढ़ना भी शुरू करेंगे, एग्ज़ाम्स भी देंगे, इसके बाद लाइसेंस रिन्यू होगा 5-5 साल बाद, तो नई जिद्दत भी आएगी। PMDC ने लास्ट PMDC ने बहुत बड़ा एक्ट लिया था हेल्थ कमीशन के साथ मिलके, कि हर डॉक्टर्स को लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए कुछ क्रेडिट आवर्स चाहिए थे, इतने इनको जो है CMEs अटेंड करनी थी, कंटिन्यू मेडिकल स्टडीज एजुकेशन जो है वो अटेंड करनी बहुत ज़रूरी होती थी, मगर वो आगे फॉलो नहीं हुआ। जिस तरह हमारे मुल्क का ट्रेंड है, आगे फॉलो नहीं होती चीज़ें, तो फिर वो आगे हुआ नहीं फॉलो, और फिर वो जो क्रेडिट्स जो हैं वो रह गए।
वरना वो क्रेडिट्स अगर इसी तरह चलता रहता, भले एग्जाम्स का ना होता, क्रेडिट पे ही आपकी चीज़ें होती, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो है वो बिल्डअप ऑफ स्टडीज। बिल्कुल आपने सही कहा। मेरे जो भी व्यूवर्स प्रोग्राम देख रहे हैं तो मैं उनको ये बात कहना चाहती हूँ कि मेडिकल आपकी, अगर जो नॉन मेडिकल पेरेंट्स हैं, मेडिकल इज़ नॉट योर फील्ड, सो डोंट डू द एक्सपेरिमेंट योर ओन चिल्ड्रन। अपने बच्चों के ऊपर अपने तजुर्बात ना करें। और दूसरी बात ये होती है कि सेल्फ मेडिकेशन प्लस अवेयरनेस, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे डॉक्टर इब्राहिम ने बताया कि हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस क्यों आती हैं, मलेरिया, टाइफाइड, ये बीमारियाँ जो हैं वो अब तो पूरी दुनिया में ख़त्म होती जा रही हैं। इन्फेक्शस डिजीज़ जो हैं वो छोटे बच्चों में तो वैसे भी इरेडिकेशन की तरफ जा रही हैं कि हम उसके ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, पर यहाँ पर हमारे यहाँ पर अभी भी मोर्टालिटी रेशो और मॉर्बिडिटी रेशो बिकॉज ऑफ दिस इन्फेक्शस डिजीज़ बहुत हाई है। उसकी वजह यही है कि हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। दूसरी जानिब जो होती है कि हमारे पास हम क्वैक्स के पास भी जा रहे होते हैं। ऐसा होता है कि गली मोहल्लों में जो डॉक्टर्स ने अपना क्लिनिक खोल के रखा हुआ है, हम बच्चों को वहाँ पे लेके चले गए, उन्होंने अपनी मर्जी से दवाइयाँ लिख कर दे दी। अनटिल अनलेस जो है वो बच्चा बहुत सिक नहीं हो जाता तो फिर हम लेकर जाते हैं बड़े हॉस्पिटल की जानिब। और अगर खुदा न खास्ता कुछ मॉर्बिडिटी या मोर्टालिटी होती है तो हम कहते हैं कि डॉक्टर्स की जो है वो गफलत की वजह से जो है वो बच्चा एक्सपायर हो गया। ऐसा ही होता है ना डॉक्टर साहब? ये सारी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डिले ऑफ ट्रीटमेंट। लोगों के पास नो डाउट फलक, हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा डिजास्टर भी है कि बहुत हाई क्लास गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नहीं हैं। सेकेंडली जो है जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, ऑफकोर्स महंगे होते हैं, उनकी फीसेस भी ज़्यादा होती हैं, हॉस्पिटल भी महंगे होते हैं, उनकी ट्रीटमेंट भी महंगी होती है। तो आवाम जो है वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकती है। और सबसे बड़ा डिज़ास्टर यही होता है कि इसमें डेथ रेशो ज़्यादा बनते हैं। इसमें कई लोग फंसते ही इसीलिए हैं कि उनके पास उतने पैसे नहीं होते कि जो उस चीज़ को अफोर्ड कर सकें। तो 100% मेरा हमेशा ये होता है कि गवर्नमेंट से इल्तिजा भी होती है कि हमारी आवाम के लिए फैसिलिटेशंस ऑफ जो हॉस्पिटल्स है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अब कई दफ़ा हमारे बहुत सारे NGOs हैं, उन्होंने इमरजेंसी को तो बहुत अच्छा डेवलप किया, पीडियाट्रिक इमरजेंसीज़ को, लेकिन वही वाली बात है कि इमरजेंसी से आगे जो बच्चा ऊपर जा रहा होता है वार्ड्स में, उनके हालात बहुत बुरे हैं, उसमें बच्चा मैनेज नहीं होता है, उसी में एक्सपायरी डेट रेशो भी ज़्यादा होते हैं और हम वहीं फंस जाते हैं। फिर वो कहीं ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, कहीं से शिफ्टिंग हो रही होती है और वो फिर वो अफोर्ड नहीं कर सकते और इस तरह डेथ रेशो सबसे ज़्यादा। डॉक्टर साहब, नेशनल हेल्थ सिस्टम के बारे में क्या कहेंगे? माशाल्लाह से आपकी अप्रोच काफ़ी हाई है, आप डिफरेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी एसोसिएट हैं, तो कभी आपने मशवरा देने के लिए बात की या कुछ इस तरह के स्टेप्स लेने की बात की कि वी नीड टू टॉक अबाउट जस्ट बच्चों के लिए, चले हम एडल्ट को अफोर्ड नहीं भी कर पा रहे तो क्या हम छोटे बच्चों के लिए वेलफेयर नेशनल हेल्थ सिस्टम की बात करें या सेहत कार्ड के ऊपर बात कर लें? क्या कहेंगे इसके बारे में? कुछ लोग अच्छे आते हैं, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। कुछ लोग अच्छे आते हैं, काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक बैक थ्रो ये है कि हमारे यहाँ अप्रोच सिर्फ 20-30% होती है। इसके बाद कहीं ना कहीं वो चीज़ रुक जाती है, चाहे वो NGO की हो, चाहे वो डेवलपमेंट हो, वहाँ पर लिमिटेशंस आ जाती हैं। कई दफ़ा जब बड़े बड़े NGOs खुलते हैं तो उस वक्त उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं। जब वो चलना शुरू होते हैं तो कानून का ख़जाना भी ख़त्म हो जाता है। मेडिकल साइंस में, मेडिकल की ट्रीटमेंट में कानून का ख़जाना भी ख़त्म हो सकता है, इतना पैसा चाहिए। यस, एग्जैक्टली। उनकी मेंटेनेंस है, स्टाफ है, मेडिसिन है, तो फिर वो अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर वहीं वो जो है लिमिटेशंस आ जाती हैं, वहीं वो दबना शुरू हो जाते हैं। पहले तो देखिए, आप बात बताऊँ, हेल्थ सिस्टम बनता है जब गवर्नमेंट का साथ होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो ज़्यादा पैसे हैं वो किसी के पास नहीं। जो गवर्नमेंट के पास इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो किसी के पास नहीं। गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो किसी के पास नहीं हो सकते। लेकिन फलक हमारे यहाँ अफसोस की बात यह है कि वहाँ पे जो काम ही नहीं होता प्रॉपर, मेडिसिन प्रॉपर नहीं मिलती हैं। अगर मेडिसिन मिलती है तो चोरी हो जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऑनेस्टी इज अ बिग इशू है। डॉक्टर साहब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऑफ कोर्स एज ए न्यूट्रिशनिस्ट मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी अगर छोटा सा भी सिम्टम्स आपके पास आ रहा है, शुरू में ही आप उसको शुरू में ही कंसल्टेंट को दिखाएं और उससे आप राय लें प्रॉपर तरीके से, जिस पे आपको कॉन्फिडेंस हो, और वहीं आप ट्रीटमेंट कराएं। ओके। आप इधर उधर भागने की कोशिश ना करें, सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें।
और हमेशा प्रॉपर तरीके से गाइडेंस लें और प्रॉपर तरीके से डॉक्टर के पास रुजू करें। ओके और डॉक्टर साहब एक और चीज़ भी मैं इसमें आपके बात को सेकंड करते हुए ऐड करूंगी कि जिस तरह आपने कहा सेल्फ मेडिकेशन ना करें और उसके साथ साथ जो है वो डिले ऑफ द ट्रीटमेंट भी ना करें, तो ये बात भी मैं अपने व्यूवर्स को बताते चलूँगी कि जो एडल्ट्स मेडिकेशंस होती हैं या जो बच्चों की मेडिकेशंस होती हैं उसमें बड़ा डिफरेंस होता है वेट का और हाइट का, और फिर वो उसकी जो डोजेज होती है वो एक पीडियाट्रिशियन को बहुत बेहतरीन पता होती है, और हमारे साथ भी एक्सपीरियंस रह चुके हैं कि जब तक आपके बच्चों के लिए आप पूरी वो डोजेज नहीं देंगे तो वो एक्सपेंसिव एंटीबायोटिक्स का भी कोई जो है रोल नहीं है। सो आई होप सो कि आपको हम लोगों ने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की। थैंक यू सो मच डॉक्टर इब्राहिम। डॉक्टर्स जो है वो बहुत अच्छी बातें करते हैं। थैंक यू सो मच अजीम साहब, आपका भी। अपनी मेज़बान फलक कादिर को इजाज़त देगा, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।